रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर सानिया आपकी खिदमत में अगेन एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारे रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस होने वाला टॉपिक है, क्योंकि रूटीन लाइफ में रोजाना की बुनियाद पे बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और बच्चों के साथ उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी लगी हुई हैं। सबसे पहले तो जो मेन चीज मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो नियोनेट्स होते हैं यानी पैदाइश से लेके 28 दिन तक के बच्चे और जो इन्फेंट होते हैं यानी पैदाइश से लेके 1 साल तक के बच्चे, उनके गट की कैपेसिटी, गट की मोटिलिटी और किन चीजों पर डिपेंड करती है और किस किस वजूहात के बिना पे मोटिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है या बाइल सिक्रीशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। आज का जो टॉपिक है ये अभी कुछ दिन पहले एक केस मेरे पास रिपोर्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि ये आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जिसमें उस केस का इशू ये था कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको ये लोग सपोजिटरी से स्टूल पास करवाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जब सपोजिटरी नहीं रखते तो बच्चा वॉमिटिंग स्टार्ट कर लेता है और वॉमिटिंग का इशू एग्रेवेट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होगा तो बच्चा वॉमिटिंग भी करेगा, क्योंकि उसकी गट रिवर्स मोटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चा जो है जो भी पिएगा वो वॉमिट आउट करेगा। जब अपना एक्सक्रीटास वो एक्सक्रीट आउट प्रॉपरली नहीं कर सकेगा तो वो वॉमिटिंग करेगा। अब हम आते हैं कि उसको सपोजिटरी रखने की जरूरत क्यों पेश आई। अर्ली इन्फेंसी में या न्योनेट को सपोजिटरी रखने का नुकसान ये होता है कि आप उसके रेक्टल स्पिंचर मसल्स जो है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को खराब कर देते हैं बाय कीपिंग द सपोजिटरी इन। अब हम लोगों ने जब वो मेरे पास बच्चा आया, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, कोई इस तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं की कि बच्चा एक ही दिन के बाद ठीक हो गया, सपोजिटरी हमने बंद कर दी और बच्चा नॉर्मल स्टूल पास करने लग गया। कंप्लेन ये थी कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होती विदाउट एनी एनिमा और सपोजिटरी। सिंपल मैंने बच्चे की माँ को 2-3 एक्सरसाइजेस बताई, मिल्क की फ्रीक्वेंसी बताई कि किस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी 24 आवर्स में मिल्क की रखनी है, अमाउंट बताया कि किस तरीके से आपने टाइमिंग के हिसाब से अमाउंट एडजस्ट करना है और बस उसके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। दो बातें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। पहली ये कि शीर ख्वार बच्चा, जो बच्चा माँ के दूध के ऊपर होता है, या तो वो दिन में 5 स्टूल्स भी पास करता है विद सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी, और या फिर वो 5 दिनों में एक स्टूल भी पास करता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ठीक है, इसको आप ये नहीं करेंगे कि अगर 5 दिनों बाद उसने स्टूल पास कर दिया तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो गया, या अगर दिन में उसने 5 स्टूल पास कर दिए तो बच्चा डायरिया कर रहा है। आपने बच्चे की यूरिन की फ्रीक्वेंसी देखनी है कि 24 घंटों में बच्चा जो है वो 6 दफा यूरिन पास कर रहा है, तो इट मीन्स कि बच्चा फुली हाइड्रेटेड है, उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई और चीज ना दे रहे हो, मिल्क मदर मिल्क के अलावा आप कोई टॉप अप फार्मूला ना दे रहे हो, या आप कोई घुट्टी या चाय या कावा या इस तरह की कोई चीज आप ना दे रहे हो, ये चीज आपने इन कंसिडरेशन रखनी है। सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे बच्चा अगर दिन में 5 स्टूल सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी पास आउट कर रहा है, 6 यूरिनेशन कर रहा है, तो बच्चा इज सपोज टू बी नॉर्मल। ठीक है, और वेट गेन भी आप उसका चेक करते रहें कि वेट किस तरह अकॉर्डिंगली, वेट गेन के ऊपर एक लंबी डिटेल वीडियो होगी कि किस तरीके से आप उसका वेट गेन असेस कर सकते हैं घर पे बैठ के, वो मैं फिर करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो आप अपने पास इन कंसिडरेशन रखिए। अब आ जाते हैं कि बच्चा जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है एंड विदाउट एनिमा या विदाउट सपोजिटरी वो स्टूल पास नहीं कर रहा, तो पहली चीज जो आपने स्टॉप करनी है वो ये करनी है कि आपने उसको किसी भी किस्म का एनिमा नहीं देना और किसी भी किस्म की सपोजिटरी नहीं देनी। ठीक है, आपने उसको नॉर्मली एक एक्सरसाइजेज में आपको कुछ बताऊंगी कि आप पहले उसके पेट के एरिया में सर्कुलर मोशन में जैतून का तेल हाथ पे लगा के या कोई भी किसी भी किस्म का तेल ल्यूब्रिकेट करके हाथों को सर्कुलर मोशन में उसके पेट पे आपने मसाज करना है, बच्चे के पेट पे, ताकि वो प्रॉपर पूपिंग कर सके। उसके बाद उसके टांगों का हिस्सा ले उसको टांगों को हाथ में पकड़ के एक प्लेफुल थेरेपी, यानी जिसे कहते हैं उसके पेट के साथ उसके घुटने लगाने हैं और हटाने हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक्सरसाइज आपने उसके साथ दिन में करनी है। फिर आपने ये करना है
कि बच्चे को अपने हाथ के ऊपर, उसका पेट अपने हाथ के ऊपर रख के पीछे से बैक मसाज करना है, जिससे उसके कॉलिक को भी रिलीफ होगा, जिससे उसको स्टूल पास आउट करने में भी आसानी होगी और गैस खारिज करने में भी बच्चे को आसानी होगी। दूसरी चीज जो आपने करनी है बच्चे के साथ, कि आपने बच्चे को हर 2 घंटे के बाद फीड करवाना है, और वन साइड से 10 मिनट और सेकंड साइड से भी 10 मिनट, यानी टोटल 20 मिनट्स फीडिंग करवानी है आपने बच्चे को। वन साइड ऑफ द ब्रेस्ट से भी 10 मिनट्स फीड करवाना है और द अदर साइड से भी आपने 10 मिनट्स फीड करवाना है, जिससे ये होगा कि उसका स्टमक जितनी कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसको प्रॉपर बर्प करवाना है, इस तरह अपने कंधे पे डाल के बैक से टैपिंग करनी है, ताकि प्रॉपर बर्पिंग आप उसको करवाएं। बर्प करने के बाद बच्चे को जब आप लेटाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पोजिशन ना हो, यानी सर के नीचे एक पतला सा तकिया देके उसका सर जो है वो हेड एंड रेज्ड हो। इससे आपके बच्चे के तमाम जो गट के इश्यूज हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। ये बच्चे के जो कॉन्स्टिपेशन के, जो बच्चे के बार बार पूपिंग करने के, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंटली बार बार बच्चा हल्का सा रोता है विदाउट एनी रीजन जाने, आप उसको उठाते और फीड पे डाल देते, ये तरीका आपका टोटली गलत है। बार बार बच्चे को फीड नहीं करवाना। बच्चे को 2-2 घंटे के बाद 10-10 मिनट, यानी 10 मिनट एक सीना 10 मिनट दूसरा छाती से फीड करवा के, 20 मिनट फीडिंग करवा के, बर्प करवा के प्रॉपर उसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उसको लिटाएंगे। तीसरी चीज जो आपने बच्चे में असेस करनी है कि बच्चा जो रो रहा है तो वो उसके रोने के और वजूहात क्या हैं, कि वो बहुत ज्यादा गीला तो नहीं हो रहा बच्चा, या बहुत ज्यादा इरिटेबल इस वजह से तो नहीं हो रहा कि बहुत सारे अटेंडेंट उसको उठा रहे हैं और बार बार उठाते हैं, खेलते हैं, रखते हैं, क्योंकि बच्चे को एक प्रॉपर स्लीप टाइम चाहिए होता है। अगर वो स्लीप टाइम आप बच्चे को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चा थकावट से भी फीड नहीं लेगा, और बच्चा थकावट की वजह से भी क्या कहते हैं इरिटेबल हो जाएगा। आपने ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे के साथ घर में प्रैक्टिस करनी है, जिससे बच्चे के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो पहला दूध होता है जिसे क्लोस्ट्रम कहा जाता है, वो दूध आपके बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट भी देता है। मतलब ये कि आपके गट को ल्यूब्रिकेट करता है, और गट के ल्यूब्रिकेशन का साथ साथ बच्चे के जो गट के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर देता है। दूसरी चीज जो है वो रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, तो उससे ये होता है कि गट की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो आपके जीआईटी यानी इंटेस्टाइन्स की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है। तीसरी चीज जो क्लोस्ट्रम ये करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनोग्लोबुलिन का काम करता है कि वो आपकी एक पहली वैक्सीनेशन का काम भी करता है, बच्चे के पहले वैक्सीनेशन का काम भी करता है। कुछ कतरे होते हैं जिसपे हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाती हैं मदर्स के, यार ये कुछ कतरे हैं तो क्या बच्चे का स्टमक फुल होगा? तो उसके लिए ये है कि क्लोस्ट्रम फैट इन नेचर होता है, और वो बच्चे के स्टमक में जाके बैठ जाता है और काफी देर तक वो पड़ा रहता है और स्लो रिलीजिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बच्चे को, यानी बच्चे के लिए वो कुछ कतरे भी सफिशिएंट होते हैं, और उसके ऊपर टॉप अप फीडिंग करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। जब आप बच्चे को पहले ही दिन निप्पल दूसरा निप्पल इंट्रोड्यूस करवाएंगे अदर देन मदर, तो बच्चा निप्पल कंफ्यूज हो जाएगा। ये भी एक रीजन होता है बच्चे की इरिटेबिलिटी के लिए। तो कोशिश करें कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि बच्चे के स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत छोटा स्टमक होता है, तो वो एकदम फुल हो जाता है, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो खारिज होता है, खत्म होता है, शुरू के दिनों में बच्चा जरा फीडिंग जल्दी जल्दी करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके टाइमिंग एडजस्ट करने हैं। आपने आधे घंटे से घंटा और घंटे से फिर 2 घंटे पे उसके टाइमिंग लेकर जाने, और 24 घंटों में आपने उसको 8 से 12 फीड्स करवानी है। 8 से 12 फीड्स के साथ साथ आपने उसकी यूरिनेशन चेक करनी है, और आपको जिस तरीके से मैंने बताया एक्सरसाइजेस वो करवानी, ताकि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड ना हो, ताकि बच्चा जो है उसकी वो एक प्लेफुल थेरेपी उसकी हो जाए, ताकि बच्चा जो है वो थकावट का शिकार ना हो, क्योंकि सो मेनी अटेंडेंट्स वो उठाते हैं, गोद में लेते हैं, तो बच्चा थकावट का शिकार भी हो जाता है, और बच्चे का जो कॉलिक है वो भी रिलीफ हो जाए। मेडिकेशन की जो बम्बार्डमेंट हम लोग करते हैं, कॉलिक ड्रॉप्स और ये और गुट्टी और फलाना और ग्राइप वाटर, ये कोई भी चीज, किसी भी किस्म की चीज बच्चे का स्टमक को इन चीजों से फिल ना करें। ये भी एक नतीजा निकलता है, इन दवाइयों का भी एक नतीजा ये होता है, एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। किसी भी किस्म की पहले 2 महीने तक तो माँ के दूध के अलावा बच्चे को किसी भी किस्म की कोई दवाई, किसी भी किस्म का कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले
2 महीने में तो बच्चे के स्टमक की कैपेसिटी ही नहीं होती है, ठीक है? फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब इंक्रीज़ होता है तो वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती कि 6 माह तक बच्चा जो है वो माँ से अपने स्टोर्स लेकर आया होता है और वो उन स्टोर्स को यूटिलाइज़ कर रहा होता है। होपफुली कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी, आपके बहुत सारे मसले इस वीडियो से हल हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई रह भी गया है, जो मैंने आपको अभी नहीं भी बताया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं ताकि मुझे भी आसानी हो कि आप लोगों को कौन से इश्यूज आप रन कर रहे हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड, एडल्ट से रिलेटेड, जेरियाटिक से रिलेटेड, प्री स्कूलर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि मैं आपके साथ वो चीजें अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूं। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत से मसाइल बच्चों से रिलेटेड आज हल हो गए होंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मी साइनिंग आउट, डॉक्टर सानिया मिराज अगेन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।